जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट में जो फोटोग्राफी है उसको यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। देखो, कार्टोग्राफी का एक पोर्शन है जियो टेक्निकल वाला और जियो स्टैटिकल वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये जो जियो टेक्निकल वाला पोर्शन है उसको यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे मेन पढ़ेंगे फोटोग्राफी। देखो, आजकल की यदि पेपर पैटर्न की मैं बात करूं आपके साथ, तो पेपर पैटर्न है जो बिल्कुल बदल चुका है। जहां से पहले क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस रहते थे, जिन टॉपिकों से पहले क्वेश्चन बनते थे, आजकल उन टॉपिकों से क्वेश्चन नहीं आते। जैसे पहले कार्टोग्राफी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे बिल्कुल इजी से जहां से क्वेश्चन आ जाते थे, लेकिन आजकल नहीं आते। इसके अलावा पहले का जो पेपर था 2019 से पहले का, उस टाइम इंडिया ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, यहाँ से 85% या 80% पेपर आता था। लेकिन आजकल क्या सिस्टम हो गया, आजकल जो 85% या 90% पेपर है वो चौथी पाँचवीं तीसरी चौथी पाँचवीं छठी सातवीं आठवीं इन यूनिटों से आता है, जिनको हम छोटी छोटी यूनिट बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि ये बिल्कुल छोटी यूनिट हैं। तो इस वजह से क्या है, पहले इन टॉपिकों से जैसे फोटोग्राफी है, इससे कभी क्वेश्चन नहीं बनता था, लेकिन आजकल क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने लग गए। देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मुख्य बिंदु, जिसको प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ पीपी बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल पॉइंट बोल दो, चाहे पी बोल दो। कैमरे के लेंस के केंद्र से गुजरने वाली कोई भी रेखा बिंदु पर फिल्म को 90 डिग्री के कोण पर स्पर्श करती है, उस बिंदु को फोटो चित्र का मुख्य बिंदु कहते हैं। सबसे पहले मैं समझाता हूं आपको कि मुख्य बिंदु होता क्या है। मुख्य बिंदु क्या बात है। देखो, मुख्य बिंदु का मतलब है सेंटर पॉइंट। ठीक है, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ पॉइंट बोल रहे हैं यहाँ पर। और मुख्य बिंदु क्या होता है, बिल्कुल सेंटर का बिंदु होता है। ये क्या होता है, बिल्कुल सेंटर का बिंदु होता है। अब क्या होता है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप अपने फ़ोन का सेंटर बिंदु बताओ क्या है, तो आपके फ़ोन का सेंटर बिंदु कौन सा होगा। तो यहाँ पर एक बार मैं इसको पढ़ के बताऊँगा, फिर आपको अच्छे से समझा दूंगा। इसको पढ़ो दोबारा से। कैमरे के लेंस के केंद्र से गुजरने वाली कोई भी रेखा बिंदु पर फिल्म को 90 डिग्री के एंगल पर, कितने 90 डिग्री के कोण पर स्पर्श करती है। ठीक है, यदि कोई भी रेखा है, सपोज डेट कोई भी रेखा आ रही है, केंद्र से गुजर रही है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, केंद्र से गुजरनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका सपोज डेट आपका कैमरा है। ठीक है, और ये आपके कैमरे का लेंस है। लेंस का सेंटर कहाँ पर हुआ, यहाँ पर लेंस का सेंटर हुआ। अब इस सेंटर पर क्या होती हैं, अलग अलग तरीके से रेखाएं गुजर सकती हैं। हो सकता है कोई रेखा बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर आए, हो सकता है कोई रेखा इस तरीके से आए, हो सकता है कोई रेखा इस तरीके से आए। अलग अलग तरीके से केंद्र पर रेखाएं आ सकती हैं। ठीक है, ये क्या है, लेंस का केंद्र है। इस लेंस के केंद्र पर अलग अलग तरीके से, अलग अलग दिशा से रेखाएं आ सकती हैं। लेकिन मुख्य बिंदु कौन सा होगा, मुख्य बिंदु होगा वो बिंदु जहां पर, मतलब दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी कैमरे का, किसी भी लेंस का मुख्य बिंदु वो होगा जहां पर, ठीक है, लेंस के केंद्र पर यदि कोई भी रेखा 90 डिग्री के एंगल पर स्पर्श करती है। ये लेंस है, इस लेंस का केंद्र यहाँ पर है, और यहाँ पर जब बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर यदि कोई भी रेखा स्पर्श करती है, तो उसको हम, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल पॉइंट कहते हैं। उस बिंदु को हम मुख्य बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो कैमरे के लेंस के केंद्र से गुजरने वाली कोई रेखा बिंदु पर फिल्म को 90 डिग्री के कोण पर, कितने 90 डिग्री के कोण पर स्पर्श करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मुख्य बिंदु कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने डायग्राम से समझाया आपको। ठीक है, ये क्या है, हमारा कैमरा है। क्या है, ये कैमरा है, और कैमरे का क्या है, ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। ठीक है, ये कैमरा था, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये कैमरा था, इसके केंद्र से निकलने वाली रेखा किसी वस्तु को 90 डिग्री के एंगल पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। ठीक है, किसी भी कैमरे के लेंस से गुजरने वाली केंद्र, या किसी भी कैमरे के लेंस के केंद्र से गुजरने वाली रेखा किसी वस्तु को जब 90 डिग्री के एंगल पर स्पर्श करती है, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य बिंदु कहते हैं। मुख्य बिंदु फोटोग्राफी का केंद्र होता है, एवं केंद्र की, कैमरे की केंद्रीय रेखा है। ठीक है, मुख्य बिंदु क्या होता है,
फोटो चित्र का केंद्र होता है। ये जो मुख्य बिंदु है ना, ये क्या है, कैमरा इस फोटो का केंद्र है। क्या है, फोटो का केंद्र है एवं कैमरे की केंद्रीय रेखा है। और ये है जो कैमरे की केंद्रीय रेखा है। निर्देश चिन्ह, कैमरे के भीतर चारों कोनों पर कुछ विशेष प्रकार के निशान बने होते हैं, जैसे हो सकता है माइनस, प्लस या माइनस, इस तरीके के निशान बने होते हैं। जो कैमरा होता है, ये हमारा कैमरा है, इस कैमरे के अंदर कुछ अलग अलग निशान बने होते हैं, जैसे यहाँ पर प्लस बना हुआ है, यहाँ पर माइनस बना हुआ है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। अब यहाँ पर हर एक चिन्ह का एक अलग मीनिंग है। ठीक है, हो सकता है ये प्लस हो जूम करने के लिए, ये प्लस माइनस हो उसको वापस कम करने के लिए, हो सकता है ये प्लस हो बिल्कुल ये वाला प्लस हो क्लियरिटी को बढ़ाने के लिए, ये प्लस हो धुंधलापन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, निर्देश बिंदु बोलते हैं, जो हमें निर्देशित कर रहे हैं। ठीक है, तो कैमरे के अंदर आपको चारों कोनों पर अलग अलग प्रकार के निशान दिखाई देंगे, अलग अलग प्रकार के प्रतीक चिन्ह दिखाई देंगे, और जहाँ पर प्रत्येक चिन्ह का एक अलग मीनिंग होता है। ठीक है, एक अलग अर्थ होता है, जो एक अलग विशेषता में या अलग तरीके से काम करता है। जो किसी फोटो पर स्वतः अंकित हो जाते हैं, इन चिन्हों को निर्देश या समांतरण बिंदु कहते हैं। और ये जो चिन्ह है ना, वो कैमरे पर अपने आप स्वतः ही अंकित हो जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं साहुल पिंड। साहुल पिंड क्या है? प्लम्ब पॉइंट, कैमरे के लेंस के केंद्र से होकर जाने वाली कोई ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर फिल्म को स्पर्श करती है, वह बिंदु साहुल बिंदु कहलाता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। कैमरे के लेंस से के केंद्र से होकर गुजरने वाली कोई भी ऊर्ध्वाधर रेखा, क्या, कोई भी ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर फिल्म को स्पर्श करती है, जिस बिंदु पर फिल्म को स्पर्श करती है, सपोज दैट यहाँ पर स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो जिस बिंदु पर फिल्म को स्पर्श करती है, वह बिंदु क्या होता है, साहुल बिंदु होता है। मुख्य बिंदु की तरह साहुल बिंदु का भी धरातल पर एक समजात या समांग बिंदु होता है। जैसे मुख्य बिंदु है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से साहुल बिंदु का भी धरातल पर क्या होता है, एक समांग बिंदु होता है। ठीक है, मुख्य बिंदु की तरह बिल्कुल उसी मुख्य बिंदु की तरह बिल्कुल साहुल बिंदु का भी एक धरातल पर समजात होता है, जिसे हम समांग बिंदु कहते हैं। उसके बाद आता है नति या नति विरूपण। कैमरे के अक्ष का ऊर्ध्वाधर स्थिति से झुकाव नति कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से झुकाव है जो क्या कहलाता है, नति कहलाता है। ठीक है, झुकाव को ही नति कहते हैं हम। तो कैमरे के अक्ष का ऊर्ध्वाधर स्थिति से झुकाव को हम क्या कहते हैं, ये झुकाव क्या है, ये नति है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम क्या कहते हैं, नति कहते हैं। वायु फोटो चित्र में कैमरे की नति या झुकाव से किसी क्षेत्र की वास्तविक आकृति का जो विकृत रूप में अंकित होता है, उसे नति विकृति या नति विरूपण कहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वायु फोटो चित्र में, ठीक है, कैमरे की नति या कैमरे का झुकाव से किसी क्षेत्र की वास्तविक आकृति जो विकृत रूप अंकित करती है। ठीक है, इस लाइन का मतलब है कि वायु फोटो चित्र में कैमरे की नति या कैमरे की झुकाव के कारण, ध्यान से सुनना, वायु फोटो चित्र में कैमरे के झुकाव के कारण जो फोटो खींच रहे हो आप, उसमें जो विकृति पैदा हो रही है, उस फोटो की आकृति में जो दोष उत्पन्न हो रहा है ना, उसी दोष को हम क्या कहते हैं, नति विकृत या नति विकृत या नति विरूपण कहते हैं। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप वायु फोटो चित्र या वायु फोटो चित्र में जब आप कैमरे का झुकाव में की वजह से फोटो में कोई विकृति पैदा होती है, भाई आप फोटो खींच रहे हो, दोबारा से मैं समझा रहा हूँ, नति विरूपण या नति विकृति क्या होती है, भाई आप कैमरे से फोटो खींच रहे हो, ठीक है, और कैमरे का जो झुकाव है आपने कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया या बिल्कुल सही रखा, 3 कंडीशन हो सकती है। जब आप फोटो खींच रहे हो और कैमरे के झुकाव के कारण यदि फोटो के अंदर कोई किसी प्रकार की विकृति पैदा होती है, फोटो के अंदर कोई किसी प्रकार का दोष उत्पन्न होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नति विकृत या नति विरूपण कहते हैं। तिर्यक वायु फोटो चित्र खींचते समय कैमरे का अक्ष नत अवस्था में होता है।
ठीक है। जब हम त्रियक का मतलब होता है तिरछी, जब हम तिरछी वायु फोटो चित्र खींचते हैं, जब हम तिरछे तरीके से फोटो खींचते हैं तो जो कैमरे का झुकाव होता है वो नक्श अत की ओर होता है। भाई आपको तिरछी फोटो खींचनी है, ये कोई वस्तु है, यदि आपको इसकी तिरछी वायु फोटो चित्र खींचना है, यदि आपको इस वस्तु का त्रियक वायु फोटो चित्र खींचना है तो आपको क्या करना है, अपने कैमरे का जो झुकाव है वो अक्ष नत की ओर करना है। मतलब आपको अपने कैमरे का झुकाव कुछ इस तरीके से करना है। जब आप अपने कैमरे का झुकाव इस तरीके से तिरछा करोगे, बिल्कुल नीचे की ओर झुका के आप फोटो खींचोगे, तो इस समय जो फोटो है ना वो कैसी खींचेगी, त्रियक तरीके की खींचेगी। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ प्यारे साथियों कि त्रियक वायु फोटो चित्र में जब आप फोटो खींचते हैं, त्रियक वायु फोटो चित्र क्या होता है कि जब आप फोटो खींचते हैं, ठीक है, आप फोटो खींच लो, आपने क्या किया, अपने जो कैमरा था, अपने कैमरे का झुकाव आपने क्या किया, नीचे की ओर किया। आपने अपने इस कैमरे का झुकाव नीचे की ओर कर दिया। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, फोटो कैप्चर करोगे। तो आपका क्या होगा, ये जो फोटो है ना वो आपको तिरछी दिखाई देगी। आप इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं एक छोटा सा। आप ऊपर से फोन को नीचे झुकाते हुए फोटो खींच के देखो। किसी भी कैंडिडेट को खड़ा करो, आप छत पर खड़े हो या आप थोड़ी सी उससे अधिक ऊंचाई पर खड़े हो, और कैमरे को झुकाते हुए उस बंदे की फोटो खींचो आप। उसकी जो हाइट है वो भी आपको अलग ही दिखेगी, उसका जो खड़ा होने का तरीका है ना वो भी आपको तिरछा दिखेगा। आप खुद खींच के देख सकते हो। आप किसी भी कैंडिडेट को खड़ा करो और अपने फ़ोन से आप तिरछा करके फ़ोन को ज़मीन की ओर झुकाकर फ़ोटो खींचो, बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ फ़ोटो तिरछा खींचेगा और ऐसे लगेगा जैसे कि किसी वो जो सामने वाली वस्तु है वो क्या है, तिरछी है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, त्रियक वायु फोटो चित्र कहते हैं। इस प्रकार के सभी वायु फोटो चित्र में नति विरूपण की थोड़ी थोड़ी मात्रा सदैव हो, और यहाँ पर क्या होता है, उसकी आकृति विकृत हो जाती है। आप अपने दोस्त की फोटो खींच लो फोन को तिरछा करके, फोन का झुकाव आपने किया जमीन की ओर, तो क्या होगा, आपके दोस्त की जो फोटो है तिरछे तरीके से खींचेगी और फोटो में आपको किसी ना किसी तरीके की विकृति 100% देखने को मिलेगी। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसको हम क्या कहते हैं, त्रियक वायु फोटो चित्र कहते हैं। समकेंद्र जिसको हम आइसो सेंटर कहते हैं, वायु फोटो चित्र में समकेंद्र या आइसो सेंटर उस बिंदु पर स्थित होता है जहां लेंस से होकर जाने वाली कोई रेखा 90 - θ/2 के कोण पर फिल्म पर मिलती है, उसको हम आइसो सेंटर या समकेंद्र कहते हैं। वायु फोटो चित्र में समकेंद्र या आइसो सेंटर उस बिंदु पर स्थित होता है, जो वायु फोटो चित्र होता है उसमें समकेंद्र या उसमें आइसो सेंटर उस बिंदु पर स्थित होता है जहां लेंस से होकर जाने वाली कोई भी रेखा 90 - θ/2 के कोण पर फिल्म पर मिलती है। आइसो सेंटर या समकेंद्र, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वायु फोटो चित्र में समकेंद्र या आइसो सेंटर उस बिंदु पर स्थित होता है जहां लेंस से होकर जाने वाली कोई रेखा 90 - θ/2 के कोण पर फिल्म पर मिलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसो सेंटर कहते हैं। थीटा कैमरे की नति का धरातल पर क्षैतिज तल से अथवा वायु फोटो चित्र पर नति का ऊर्ध्वाधर तल से मापा गया कोण क्या कहलाता है, थीटा कहलाता है। थीटा क्या है, यहाँ पर कैमरे का नति है, कैमरे का झुकाव है धरातल की ओर, जो कैमरे का धरातल की ओर झुकाव है उसको हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे अतिव्यापन जिसको ओवरलैप कहते हैं। देखो, हवाई संरक्षण में इस प्रकार वायु फोटो चित्र खींचे जाते हैं कि धरातल के प्रत्येक भाग का चित्र कई संलग्न वायु फोटो चित्रों में अंकित हो जाए, अर्थात एक वायु फोटो चित्र में अंकित क्षेत्र के कुछ भाग की अगले वायु फोटो चित्र में भी पुनरावृत्ति होनी चाहिए। देखो अतिव्यापन क्या होता है, अतिव्यापन जिसको ओवरलैप कहते हैं, इसमें क्या होता है, सपोज डेट आपने ये फोटो खींची, ठीक है, दूसरी ये फोटो पे खींची, ठीक है, तो इसमें क्या है, एक ऐसा भाग है जिसका अगली फोटो में भी क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, इस वाले भाग का अगली फोटो में रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो ओवरलैप में क्या होता है, अतिव्यापन में क्या होता है कि फोटो का जो कुछ भाग है ना उसका अगली फोटो में भी रिपीटेशन होता है,
फिर उस फोटो के कुछ भाग का अगली फोटो में भी रिपीटेशन होता है। दोबारा से मैं समझा रहा हूँ। सपोज दैट आपने ये फोटो खींची, ठीक है, इसके जस्ट बाद में आपने ये वाली फोटो खींची, तो इस फोटो का ये वाला जो भाग है, कौन सा, ये वाला भाग, इसका इस वाली फोटो में क्या होगा, रिपीटेशन होगा। फिर इस वाली फोटो का, इस वाली फोटो के इस भाग का इस फोटो में क्या होगा, रिपीटेशन होगा। तो इसी को क्या कहते हैं, ओवरलैप कहते हैं। कि किसी फोटो के, किसी हवाई फोटो चित्र में क्या होता है कि जब हम कोई भी फोटो कैप्चर करते हैं तो उसके कुछ भाग का अगली फोटो में क्या होता है, रिपीटेशन होता है। और प्यारे साथियों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बुक का लिंक डाल दिया है। अमेजन, फ्लिपकार्ट से आप बुक परचेज कर सकते हैं। नेट के फर्स्ट पेपर की द बेस्ट बुक साबित होने वाली है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, इससे बेस्ट बुक आपको कहीं नहीं मिलेगी। मात्र 330 पेज हैं, ठीक है, जिसमें 5 मॉक टेस्ट हैं। 2021 के सारे यूनिट वाइज तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 10 की 10 यूनिट हैं। मात्र 330 पेज में ये सारा सब कुछ कवर हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई, इनके बहुत सारे अनलिमिटेड तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं जो आपको बुक के थ्रू टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो आप चाहो फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर करना, तो आप वो बुक परचेज कर सकते हैं, ठीक है। वायु फोटो चित्र में धरातल के चित्र या बिंदुओं की इस पुनरावृत्ति को अतिव्यापन कहते हैं। जब हम वायु फोटो चित्र खींचते हैं, उस फोटो का कुछ भाग है जो अगली फोटो में रिपीट होता है, तो ये जो पुनरावृत्ति होती है ना, इसी को हम ओवरलैप कहते हैं या अतिव्यापन कहते हैं। वायु फोटो चित्र में ये अतिव्यापन कुल 2 प्रकार का होता है। ये जो ओवरलैपिंग है ये टोटल 2 प्रकार की होती है। एक होता है कौन सा, एक होता है प्यारे साथियों लंबाई या उड़ान की दिशा में अतिव्यापन। इसमें लगभग 60% क्षेत्र की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। लंबाई या उड़ान की दिशा में जो अतिव्यापन होता है, इसमें फोटो का लगभग 60% भाग की क्या होती है, रिपीटेशन होता है। 60% भाग की पुनरावृत्ति होती है। पार्श्विक अतिव्यापन, जिसको हम लेटरल ओवरलैप कहते हैं, इसमें लगभग 25 से 30% क्षेत्र की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। तो ये दोनों बातें आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि ओवरलैप 2 प्रकार से होता है। पहला होता है लंबाई या उड़ान की दिशा में अतिव्यापन, जिसमें फोटो के 60% भाग का पुनरावृत्ति होती है। दूसरा होता है पार्श्विक अतिव्यापन, जिसको लिटरल ओवरलैप कहते हैं। इसमें फोटो के लगभग 25 से 30% भाग की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सहयुग्मी बिंदु, ठीक है। अब सहयुग्मी बिंदुओं के बारे में बताऊं, ये क्या होते हैं प्यारे लाडलो। अतिव्यापन के फलस्वरूप प्रत्येक वायु फोटो चित्र के मुख्य बिंदु की पहले व अगले वायु फोटो चित्रों में भी पुनरावृत्ति हो जाती है, ठीक है। सहयुग्मी बिंदु क्या होते हैं कि अतिव्यापन के फलस्वरूप प्रत्येक वायु फोटो चित्र के मुख्य बिंदु की पहले व अगले वायु फोटो चित्र में भी पुनरावृत्ति हो जाती है। तो पुनरावृत्ति वाले इन दोनों बिंदुओं को हम क्या कहते हैं, सहयुग्मी बिंदु कहते हैं। देखो प्यारे साथियों, इसमें क्या होता है, बाकायदा मैंने यहाँ पर डायग्राम बना रखा है, ठीक है। वैसे भी मैं बना के समझा सकता हूँ, लेकिन एक बार इस डायग्राम से समझाता हूँ मैं। यहाँ पर हमने ये एक फोटो खींची, ठीक है। दूसरा हमने फोटो ये खींचा, ठीक है। अब ये क्या था सिस्टम, ये जो रेड कलर वाली बाउंड्री है, इस फोटो का जो केंद्र बिंदु था वो यहाँ पर था, ठीक है। प्रिंसिपल पॉइंट यहाँ पर है। और जो हमने ग्रीन कलर से फोटो खींची है उसका केंद्र बिंदु यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों फोटोओं के जो केंद्र बिंदु हैं, इन दोनों फोटोओं के जो प्रिंसिपल पॉइंट हैं, उनका क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है। इस वाले बिंदु की ग्रीन वाली फोटो में भी पुनरावृत्ति हो रही है, और इस ग्रीन वाले पॉइंट की इस रेड वाली फोटो में भी पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। कि जब हम फोटो खींचते हैं, हवाई फोटो खींच रहे हैं, हमने पहली फोटो खींची, उसका जो केंद्र बिंदु था उसका जो प्रिंसिपल पॉइंट था, उसका अगली फोटो में क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। हमने जो बाद में फोटो खींची है, उसका जो केंद्र बिंदु है, उसका पहले वाली फोटो में क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है। मतलब हमने 2 फोटो खींची आगे पीछे, दोनों फोटोओं के केंद्र बिंदुओं की क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है,
ठीक है, जैसे यहाँ पर ये बिंदु है, ये रेड वाली फोटो का तो केंद्र बिंदु है ही, लेकिन ये जो ग्रीन वाली फोटो है इसमें भी ये भाग शामिल हो रहा है। हमने ग्रीन कलर से फोटो खींची थी, उसका केंद्र बिंदु ये है। ये ग्रीन कलर वाली फोटो में तो है ही, लेकिन इस बिंदु की रेड बाउंड्री वाली फोटो में भी क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है, उसमें भी इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सहयुग्मी बिंदु कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सहयुग्मी बिंदु कहते हैं। इस प्रकार एक मुख्य बिंदु प्रिंसिपल पॉइंट के दो सहयुग्मी बिंदु होते हैं। ठीक है, इस प्रकार एक मुख्य बिंदु या प्रिंसिपल पॉइंट के दो सहयुग्मी बिंदु होते हैं तथा इन सहयुग्मी बिंदुओं की औसत दूरी को हम फोटो बेस कहते हैं। फोटो बेस कौन सी हुई, अरे भाई मैंने दो फोटो खींची, ठीक है, एक का केंद्र बिंदु ये था, एक का केंद्र बिंदु ये था, दूसरे का केंद्र बिंदु ये था। ठीक है, सॉरी, एक का केंद्र बिंदु ये था, एक का केंद्र बिंदु ये था। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इन दोनों केंद्र बिंदुओं का क्या हो रहा है, फोटो में रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये वाली कौन सी, ये वाली जो डिस्टेंस है इनके बीच की, इसको हम क्या कहते हैं, फोटो बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटो बेस कहते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद होता है उड्डयन ऊंचाई, फ्लाइंग एल्टीट्यूड। हवाई सर्वेक्षण करते समय वायुयान की आधार पर या दत्त से जो ऊंचाई होती है उसको हम उड्डयन ऊंचाई कहते हैं। अरे उड्डयन ऊंचाई क्या होती है, कि जो उड़ान भर रहा है, जिस ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है। अरे हवाई सर्वेक्षण करते समय, हवाई फोटो खींचते समय आपका जो यान है जिससे आप फोटो खींच रहे हो सकता है वो ड्रोन हो सकता है वो हेलीकॉप्टर हो सकता है वो एरोप्लेन हो सकता है वो कोई मिसाइल हो। जिस भी यान के माध्यम से आप हवाई सर्वेक्षण कर रहे हो, आप हवाई फोटो खींच रहे हो, उसको उसकी जो ऊंचाई है, उसकी जो धरातल से ऊंचाई है, उस यान की जो धरातल से ऊंचाई है, उसको हम क्या कहेंगे, उड्डयन ऊंचाई कहेंगे। उड्डयन तुंगता, फोटोग्राफी तल या धरातल से वायुयान की ऊंचाई। ठीक है, फोटोग्राफी तल से या धरातल से जो वायुयान की ऊंचाई है उसको हम क्या कहते हैं, उड्डयन तुंगता कहते हैं। और यहाँ पर देखो प्यारे लाडलो, हवाई सर्वेक्षण करते समय वायुयान की आधार पर या दत्त से, जिसको हम क्या बोलते हैं, दत्त बोलते हैं, से जो ऊंचाई होती है। दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, हवाई सर्वेक्षण करते समय यान की जो आधार से ऊंचाई है, किससे, आधार से जो ऊंचाई है, दत्त से जो ऊंचाई है, उसको हम उड्डयन ऊंचाई कहते हैं। और हवाई सर्वेक्षण करते समय वायुयान की धरातल से जो ऊंचाई है उसको हम उड्डयन तुंगता कहते हैं। वायुयान की उड्डयन तुंगता जितनी अधिक होगी उतना ही फोटो चित्र में धरातल का अधिक भाग अंकित होगा, फोटो चित्र की मापनी छोटी हो जाएगी। भाई साहब, तुंगता जितनी अधिक होगी मतलब धरातल से वायुयान की ऊंचाई जितनी अधिक होगी। ठीक है, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, धरातल से वायुयान की ऊंचाई जितनी ज़्यादा अधिक होगी, फोटो चित्र में उतना ही ज़्यादा धरातल का भाग शामिल होगा और फोटो चित्र की मापनी छोटी हो जाएगी। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि धरातल से वायुयान की ऊंचाई जितनी ज़्यादा होगी, फोटो के अंदर धरातल का उतना ही अधिक भाग शामिल होगा। ठीक है, और जितना अधिक भाग शामिल होगा, जाहिर सी बात है मानचित्र की या फोटो की जो मापनी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मापनी आप समझते हो ना, विश्व का मानचित्र छोटी मापनी पर बना होता है, राजस्थान का मानचित्र बड़ी मापनी पर बना होता है। तो जैसे जैसे आप अपने यान को धरातल से अधिक ऊंचाई की ओर लेके जाओगे, वैसे वैसे फोटो के अंदर अधिक धरातल क्या होता जाएगा, शामिल होता जाएगा, और आपकी जो फोटो की मापनी है वो क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं वायु आधार, एयरबेस। विमान के उड़ान मार्ग पर किन्हीं दो संलग्न उद्भासन या एक्सपोजर स्टेनोसो के बीच की जो दूरी है उसको हम क्या कहते हैं, वायु आधार कहते हैं। ठीक है,
कि विमान के उड़ान मार्ग पर किन्हीं दो संलग्न उद्भासन या एक्सपोजर स्टेशनों के बीच की जो दूरी है उसको हम वायु आधार कहते हैं। सभी उद्भासन स्टेशन परस्पर संबंध अपने अपने वायु फोटो चित्र के मुख्य बिंदुओं के लंबवत ऊपर स्थित होते हैं। सभी उद्भासन स्टेशन परस्पर संबद्ध अपने अपने वायु फोटो चित्रों के मुख्य बिंदुओं के लंबवत ऊपर स्थित होते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं क्रैब। ठीक है, हवाई सर्वेक्षण करते समय वायुयान को पूर्व निश्चित मार्ग पर उड़ाया जाता है, परंतु कभी कभी दाएं या बाएं की ओर तेज पवन के कारण वायुयान पूर्व निश्चित उड़ान मार्ग या रेखा से विचलित हो जाता है तथा कैमरे की स्थिति व उड़ान रेखा के सामंजस्य में अंतर हो जाता है, जिसे क्रेब या क्रेबन कहते हैं। ध्यान रखना, जब हवाई सर्वेक्षण होता है तो उससे पहले एक बिल्कुल रास्ता निश्चित किया जाता है कि भाई जब हम हवाई सर्वेक्षण करेंगे तो अपने यान को हम एक इस निश्चित मार्ग के ऊपर उड़ाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी पूर्व से हवा का झोंका आ जाता है, कभी पश्चिम से हवा का झोंका आ जाता है, किसी भी साइड से हवा का झोंका आता है और यान की जो स्थिति है वो अपने जो पहले से निर्धारित मार्ग है उससे क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। ठीक है, उससे क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, कैमरे की स्थिति और उड़ान रेखा जहां पर यान उड़ रहा है, ठीक है, कैमरे की स्थिति और उड़ान रेखा का जो सामंजस्य है, जिस रेखा के ऊपर वायुयान उड़ रहा है फिलहाल उसमें, और जो कैमरे की स्थिति है, मतलब जो आपने पहले से रास्ता निश्चित किया था वो रास्ता, ठीक है, क्योंकि इस पर कैमरा फिक्स किया गया है भाई, पहले रास्ता फिक्स कर लिया गया कि हमारा यान हवाई सर्वेक्षण करते समय इस रास्ते से गुजरेगा, हमने रास्ता फिक्स कर लिया, हमने इसके ऊपर कैमरे सेट कर दिए, लेकिन किसी कारणवश हवाओं के झोंके के कारणवश हमारा यान था वो इस रास्ते पर नहीं बल्कि ऐसे कुछ इस तरीके से उड़ने लग गया। ठीक है, हो सकता है ऐसे दूर चला गया। तो ये जो बीच की डिस्टेंस है ना, ये जो सामंजस्य में अंतर है, क्योंकि उड़ना तो चाहिए था इस रास्ते पर, उड़ रहा है यहाँ पर, तो ये क्या हुआ, जो पूर्व निश्चित मार्ग था या जो कैमरे की स्थिति है उसमें और उड़ान रेखा दोनों के सामंजस्य में क्या हो गया, अंतर हो गया। भाई उड़ना कहीं और चाहिए था, उड़ना किसी और मार्ग पर चाहिए था, कैमरे किसी और मार्ग पर स्थित है, लेकिन फिलहाल में वो उड़ किसी और मार्ग पर रहा है। तो क्या हो रहा है, कैमरे की स्थिति में और उड़ान रेखा के सामंजस्य में अंतर उत्पन्न हो रहा है, जिसको हम क्रेब या क्रेबन कहते हैं। ऊंचाई विरूपण, धरातलीय उच्चावच के कारण वायु फोटो चित्रों में उत्पन्न हुई विकृति को ऊंचाई विरूपण या अर्य विरूपण कहते हैं। कि भाई साहब धरातलीय उच्चावच के कारण वायु फोटो चित्र में जो विकृति उत्पन्न होती है, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, धरातलीय उच्चावच के कारण वायु फोटो चित्र में जो विकृति उत्पन्न होती है, जो दोष उत्पन्न होता है, उसको हम ऊंचाई विरूपण या अर्य विरूपण कहते हैं। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उड़ान मानचित्र। विमान चालक के पास विमान उड़ाने के लिए एक मानचित्र होता है। जब वायुयान चालक, जिसको हम क्या कहते हैं, पायलट कहते हैं, जब पायलट एरोप्लेन को या आपका जो भी यान है, हेलीकॉप्टर भी हो सकता है, एरोप्लेन भी हो सकता है, कोई ड्रोन भी हो सकता है, तो जब वो उसको उड़ाता है तो उसके पास एक मैप होता है, और उस मैप में उस वायुयान को उड़ाने के लिए एक निश्चित मार्ग जो पहले से निर्धारित किया जाता है वो बना हुआ होता है, और उस मैप के अकॉर्डिंग जहां पर पहले से मार्ग निश्चित किया गया था, निर्धारित किया गया था, बिल्कुल उसी मार्ग पर वह अपने एरोप्लेन को, अपने हेलीकॉप्टर को उड़ाता है। ठीक है, तो जब भी पायलट अपने एरोप्लेन को, अपने यान को उड़ाता है तो उसके पास एक निश्चित रास्ते का क्या होता है, एक मानचित्र होता है, और उस मानचित्र को फॉलो करते हुए वो अपने एरोप्लेन को या अपने यान को उड़ाता है। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो सोरेन क्या होता है। यह एक प्रकार का लघु तरंग रेडियो है। सोरेन क्या है, एक प्रकार का लघु तरंग रेडियो है।
इसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि किसी फोटो चित्र को खींचते समय वायुयान की सही सही स्थिति कहाँ थी। सोरेन क्या है? सोरेन क्या है प्यारे साथियों? सोरेन एक लघु तरंग रेडियो है। क्या है? लघु तरंग रेडियो है। और इसका उपयोग किसमें किया जाता है कि जब फोटो चित्र खींचते हैं, भाई हवाई सर्वेक्षण हो रहा है, ठीक है, तो बार बार फोटो खींची जाएंगी, तो वो फोटो की लोकेशन क्या है, जिस टाइम हम फोटो कैप्चर कर रहे हैं उस टाइम हमारा जो वायुयान है वो कहाँ पर है, इस चीज का हमें कैसे पता चलता है? इसका हमें पता चलता है किसके द्वारा? सोरेन के द्वारा। अरे हमारे वायुयान के साथ एक सोरेन नाम का यंत्र जोड़ दिया जाता है, और जिस टाइम हम फोटो कैप्चर करते हैं उस टाइम की सोरेन के माध्यम से हमें लोकेशन पता चल जाती है कि भाई साहब जब हमने फोटो कैप्चर की थी तब हमारा वायुयान इस लोकेशन पर था। ठीक है, तो यदि वायुयान में सोरेन का यूज नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि हमने कहाँ कहाँ की फ़ोटो खींची है, हमने कौन कौन सी जगह की फ़ोटो खींची है। लोकेशन के बारे में बताने का काम कौन करता है? सोरेन करता है। और ये क्या है? एक लघु तरंग रेडियो है। इसमें ट्रांसपोंडर स्टेशनों का भी उपयोग किया जाता है। जो सोरेन होता है उसमें ट्रांसपोंडर स्टेशनों का उपयोग किया जाता है। हवाई फोटो चित्र की विधियाँ। सबसे पहले हम हवाई फोटो चित्र या हवाई फोटोग्राफी की विधियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला आता है पिन बिंदु फोटोग्राफी। पिन पॉइंट फोटोग्राफी वायुयान से धरातल की किसी एक वस्तु विशेष का ऊर्ध्वाधर या तिर्यक फोटो चित्र खींचना पिन बिंदु फोटोग्राफी कहलाती है। वायुयान से आप धरातल के किसी भी स्थान या किसी भी वस्तु विशेष की आप यदि ऊर्ध्वाधर या तिर्यक फोटो खींच रहे हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? पिन बिंदु फोटोग्राफी कहलाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। वायुयान के माध्यम से धरातल की किसी भी वस्तु विशेष या किसी भी स्थान की आप या तो ऊर्ध्वाधर फोटो खींच रहे हो या आप तिर्यक फोटो खींच रहे हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पिन बिंदु फोटोग्राफी कह रहे हैं। ठीक है, यह वस्तु कोई भवन, कारखाना, पुल, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बंकर या कोई अन्य स्थान भी हो सकता है। अरे सिंपल सी बात है। पिन बिंदु फोटोग्राफी क्या है कि जब आप किसी भी वस्तु की वायुयान के द्वारा ऊर्ध्वाधर या तिर्यक दोनों में से कोई सी भी प्रकार की फोटो खींच रहे हो तो उस मेथड को हम क्या कहते हैं? पिन बिंदु फोटोग्राफी कहते हैं। और पिन बिंदु फोटोग्राफी के द्वारा हम किसी भी वस्तु का फोटो खींच सकते हैं। हो सकता है कोई मकान हो, कोई कारखाना हो, कोई पुल हो, कोई अड्डा हो, हवाई अड्डा हो, रेलवे स्टेशन हो, बंकर हो या कोई भी अन्य स्पेशल स्थान हो, जिसके एक या दो फोटो चित्र खींचने पर्याप्त होते हैं। और इनके ज़्यादा फोटो खींचने की जरूरत नहीं होती, इनके एक या दो फोटो ही खींचे जाते हैं, वही सफिशियंट होते हैं। ठीक है, तो इनके एक या दो फोटो ही क्या होते हैं? बिल्कुल पूरे सफिशियंट होते हैं मेरे प्यारे साथियों। अब हम बात करते हैं ब्लॉक फोटोग्राफी के बारे में। बड़े बड़े क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण करने के लिए पिन बिंदु फोटोग्राफी की बजाय ब्लॉक फोटोग्राफी विधि का प्रयोग किया जाता है। अरे भाई साहब, आप बड़े बड़े क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करना चाहते हो, आप बड़े बड़े क्षेत्रों की फोटो कैप्चर करना चाहते हो, तो उसके लिए आप पिन बिंदु फोटोग्राफी का उपयोग नहीं कर सकते। आप यदि एक बहुत बड़े एरिया की फोटोग्राफी करना चाहते हो तो उसके लिए पिन बिंदु फोटोग्राफी ज़्यादा बेस्ट नहीं है, उसके लिए आपको यूज करना होगा ब्लॉक फोटोग्राफी मेथड। ठीक है, तो एक बहुत बड़े एरिया की यदि आप फोटो कैप्चर करना चाह रहे हो तो उसके लिए पिन बिंदु मेथड नहीं बल्कि उसके लिए आप ब्लॉक फोटोग्राफी मेथड का उपयोग करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जहां पर हम बात करते हैं ब्लॉक फोटोग्राफी मेथड। इस विधि में दिए हुए क्षेत्र को समानांतर या समांतर पट्टियों में विभाजित कर दिया जाता है। तत्पश्चात इन पट्टियों के ऊपर सर्पिल प्रतिरूप में वायुयान उड़ाते हुए प्रत्येक पट्टी की अतिव्यापन फोटोग्राफी खींचते हैं। जो ब्लॉक फोटोग्राफी मेथड होता है इसमें क्या किया जाता है? अरे प्यारे साथियों, इसमें क्या किया जाता है? इस विधि में दिए हुए क्षेत्र को समानांतर पट्टियों में विभाजित किया जाता है। भाई जब आप ब्लॉक फोटोग्राफी मेथड को अपनाओगे तो इसके द्वारा क्या होता है? एक बहुत बड़े एरिया की फोटोग्राफी की जाती है।
भाई बहुत बड़े एरिया की फोटोग्राफी करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉक फोटोग्राफी मेथड को अप्लाई कर रहे हैं। जब हम बड़े एरिया की फोटोग्राफी करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक बहुत बड़े एरिया का बहुत अलग अलग समानांतर पट्टियों में विभाजित करना होगा। तो ब्लॉक फोटोग्राफी विधि में क्या करते हैं, हम बहुत बड़े एरिया की फोटोग्राफी करने के लिए उस एरिया को हम बहुत सारी समांतर पट्टियों में विभाजित कर देते हैं। उसके पश्चात पट्टियों के ऊपर वो जो हमने समानांतर पट्टियों में विभाजित किया है, उन पट्टियों के ऊपर हम सर्पिल, सर्पिल का मतलब होता है बिल्कुल इस तरीके से सांप की तरह वायुयान को उड़ाएंगे। उन समानांतर पट्टियों के ऊपर हम अपने वायुयान को बिल्कुल सर्पिले टाइप से, जैसे सांप चलता है ना, ऐसे ऐसे सांप चलते हैं ना, बिल्कुल इस तरीके से हम अपने वायुयान को उड़ाएंगे। और फिर हम क्या करेंगे, प्रत्येक पट्टी का अतिव्यापन, प्रत्येक पट्टी का अतिव्यापन के आधार पर हम फोटो कैप्चर करेंगे। अतिव्यापन का आधार का मतलब है कि जो हम फोटो खींचेंगे उस फोटो का कुछ भाग अगली फ़ोटो में रिपीट हो, फिर हम जो अगली फ़ोटो खींचेंगे उसका कुछ भाग उससे अगली फ़ोटो में रिपीट हो। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो ब्लॉक फोटोग्राफी मेथड होता है इसमें हम क्या करते हैं, इसके द्वारा हम एक बहुत बड़े एरिया की फ़ोटोग्राफी करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, उस एरिया को समानांतर पट्टियों में विभाजित करते हैं। फिर उन समानांतर पट्टियों के ऊपर हम अपने वायुयान को सर्पिले आकार में, जैसे सांप चलता है टेढ़ा मेढ़ा, बिल्कुल उसी तरीके से अपने वायुयान को चलाएंगे। कुछ लोग देखने वाले कहेंगे कि भाई ये दारू पी के चला रहा है, नशेड़ी है, गांजा पी के चला रहा है। तो हम अपने वायुयान को क्या करेंगे, दारू पी के चलाएंगे, फिर वो ऐसे चलेगा। ठीक है, सांप की तरह चलेगा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा दारू पी के चलता है ना। कुछ लोगों को छट गई होगी, अरे यार दारू की बात हो गई, गिलास गई भाड़ में, पहले एक गिलास जाए अंदर। ठीक है ना, नहीं नहीं दारू नहीं पीना है नाइट का। अब मौसम अच्छा नहीं है यार, गर्मी का टाइम है, नाइट को 2 पैक लो, ज़्यादा नहीं लेना है, 2 पैक लो, उसमें थोड़ा आइस क्यूब डालो, पी के मस्त तरीके से सो। मैं खुद नहीं पीता, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि देखो सर जी को पूरा नॉलेज है किस तरीके से कर रहे हैं, खुद भी पीते हो, नहीं नहीं मैं नहीं पीता, मैंने कभी टच भी नहीं किया अल्कोहल। बाकी आप पी सकते हो, आपको होगा नॉलेज। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उन समानांतर पट्टियों के ऊपर अपने वायुयान को सर्पिले आकार में, किससे, सर्पिले तरीके से, सांप के जो रास्ता होता है बिल्कुल उसी तरीके से हम चलाएंगे। और अति व्यापन के आधार पर हम क्या करेंगे, फ़ोटो कैप्चर करेंगे। अति व्यापन का मतलब जो हम फ़ोटो कैप्चर करेंगे उसमें पिछली फ़ोटो का कुछ भाग रिपीट हो, फिर हम जो फ़ोटो कैप्चर करेंगे उसमें फिर पिछली फ़ोटो का कुछ भाग रिपीट हो। पर्णपाती वनों के फोटो चित्र खींचने के लिए बसंत काल अच्छा रहता है। जो पर्णपाती वन है, पर्णपाती वन्य क्षेत्र की यदि आप फोटो खींचना चाहते हो तो उसके लिए जो बसंत काल का मौसम है ना, वो सबसे बेस्ट है। तो पर्णपाती वन्य क्षेत्रों की यदि आप फोटो कैप्चर करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे द बेस्ट टाइम है कौन सा, बसंत का मौसम। वायु फोटो चित्र खींचने के लिए 10 से 2 बजे, विशेषकर 1 से 2 बजे का समय सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इस समय आकाश बिल्कुल मेघ रहित और स्पष्ट होता है। ठीक है, अब ध्यान रखना ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी और यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो मैं बता रहा हूँ, पर्णपाती वन्य क्षेत्रों की यदि आप फोटो कैप्चर करना चाहते हो तो उसके लिए जो बसंत काल का मौसम है सबसे अच्छा है। वायु फोटो खींचने के लिए जो टाइम पीरियड की हम बात करें तो 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, और स्पेशली दोपहर में 1 से 2 बजे तक का जो टाइम है ना, वो सबसे द बेस्ट टाइम है फ़ोटो खींचने के लिए। ठीक है, तो हवाई फ़ोटो चित्र के लिए सबसे अच्छा टाइम है 1 से 2 बजे का। वैसे आप स्पष्ट और क्लियर फ़ोटो खींच सकते हो 10 से 2 बजे तक। आप हवाई फ़ोटो चित्र या आप हवाई फ़ोटो सर्वेक्षण करना चाहते हो तो आप उस टाइम करो जिस टाइम आकाश में बिल्कुल मेघ ना हो और आकाश बिल्कुल स्पष्ट हो। ठीक है, तो हवाई फोटो सर्वेक्षण के लिए मेघ रहित स्पष्ट आकाश का होना बहुत जरूरी है, जो कि सामान्यतः 10 से 2 बजे या दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच में हमें देखने को मिलता है। और पर्णपाती वन्य क्षेत्रों में फोटो कब खींची जाती हैं, हवाई फोटो सर्वेक्षण कब किया जाता है, बसंत काल के मौसम में किया जाता है।
यहाँ पर हम पढ़ते हैं वायु फोटो चित्रों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एयर फोटोग्राफ्स। वायु फोटो चित्रों को प्राथमिक तौर पर दो भागों में विभाजित किया गया है। जो वायु फोटो चित्र होते हैं उनको प्राथमिक आधार पर, किस आधार पर, प्राथमिक आधार पर इनको कुल दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में प्यारे साथियों, दो भागों में, जिसमें सबसे पहला आता है तिर्यक फोटो चित्र, जिसको दूसरा आता है ऊर्ध्वाधर फोटो चित्र। एक होता है तिर्यक फोटो चित्र, एक होता है ऊर्ध्वाधर फोटो चित्र। इन दोनों को यहाँ पर हम अच्छे से फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एक तिर्यक फोटो चित्र, एक ऊर्ध्वाधर फोटो चित्र। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं तिर्यक फोटो चित्र के बारे में। तिर्यक फोटो चित्र खींचने के लिए वायुयान में रखे गए कैमरे को धरातल की ओर नत दिशा में स्थिर करके लक्ष्य करते हैं, जिससे फोटो चित्रों में धरातलीय विवरणों के पार्श्व दृश्य दिखलाई देते हैं। इसमें क्या होता है, तिर्यक फोटो चित्र में क्या होता है कि जब वायुयान के द्वारा फोटो कैप्चर किया जाता है, जब हवाई फोटो कैप्चर किया जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, सपोज डेट यहाँ पर क्या है, आपका वायुयान है, ये धरातल है, तो इसमें जो कैमरा है उसको बिल्कुल इस तरीके से नत किया जाता है। नत का मतलब होता है झुकाना, ठीक है। कैमरे को बिल्कुल इस तरीके से धरातल की ओर झुकाया जाता है और फिर इस तरीके से फोटो कैप्चर की जाती है, ठीक है। तो यदि इस तरीके से फोटो कैप्चर की जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, तिर्यक फोटो चित्र बोलते हैं। इसमें जो फोटो होती है ना वो बिल्कुल तिरछी दिखाई देती है, कैसी, पार्श्व दृश्य दिखलाई देता है। पार्श्व का मतलब होता है किनारे वाला भाग, इसमें अच्छे से दिखाई देता है, साइड। सपोज डेट यहाँ पर ये एक हमारा कैमरा है, वायुयान है, इसमें ये कैमरा है और ये धरातल है, ठीक है। इस धरातल पर यहाँ पर एक ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहाँ पर एक ये व्यक्ति खड़ा हुआ है। हमने क्या किया, कैमरे को इस एंगल पर झुकाया और इसका हमने क्या किया, फोटो कैप्चर किया। इस साइड हमने इस कैमरे को झुकाया और यहाँ से हमने फोटो कैप्चर किया। तो अब आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर जो कैमरा है उसको बिल्कुल धरातल की ओर नत कर दिया जाता है, झुका दिया जाता है और फिर फोटो कैप्चर की जाती है। तो इस स्थिति में जो तिर्यक फोटो चित्र होता है उसमें जो फोटो होती है ना, वो विषय वस्तु के जो पार्श्व भाग है, पार्श्व का मतलब होता है जो किनारे वाला भाग है ना, उसको बिल्कुल क्लियरली तरीके से दिखाती है। अब आप इस फोटो में देख सकते हो, यहाँ पर मैं तिर्यक फोटो चित्र का डायग्राम बनाया हूँ। इसमें आप खुद देख सकते हो जो ये वाला पोर्शन है ये बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर तरीके से दिखाई दे रहा है। दूसरे साइड हमें जो ये वाला पोर्शन है, जो ये वाला भाग है, वो बिल्कुल स्पष्ट क्लियर तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो तिर्यक फोटो चित्र में हमें पार्श्व वाले भाग को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से दिखलाया जाता है। या तिर्यक फोटो चित्र में हम जब फोटो कैप्चर करते हैं तो क्या करते हैं, वायुयान के अंदर जो कैमरा लगा हुआ होता है उसको धरातल की ओर झुका देते हैं बिल्कुल एक निश्चित एंगल पर, और उसके बाद फोटो कैप्चर करते हैं जिसमें वस्तु का केवल पार्श्व भाग ही हमें बहुत क्लियर तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। इस प्रकार के फोटो चित्र किसी ऊंची मीनार या पर्वत चोटी से खींचे गए फोटो चित्रों के समान दिखाई देते हैं। और जो इस तरीके के फोटो चित्र हैं ना, वो बिल्कुल देखने पर ऐसा लगते हैं जैसे कि हमने किसी बहुत ही ऊंची पर्वत चोटी पर या फिर हमने किसी बहुत ही ऊंचे मीनार पर फोटो कैप्चर किया है। बहुत ही ऊंचे किसी मीनार पर या पर्वत चोटी से हमने फोटो कैप्चर किया है, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं। इस आधार पर तिर्यक फोटो चित्र को भी दो भागों में बांट दिया गया है। भाई जस्ट आगे क्या किया गया, जो तिर्यक फोटो चित्र है ना, इसको भी टोटल दो भागों में विभाजित कर दिया गया, जिसमें एक होता है कौन सा, उच्च कोण तिर्यक फोटो चित्र और दूसरा आता है अल्प कोण तिर्यक फोटो चित्र। एक है उच्च कोण तिर्यक फोटो चित्र, एक है अल्प कोण तिर्यक फोटो चित्र। उच्च कोण तिर्यक फोटो चित्र, दूसरा है अल्प कोण तिर्यक फोटो चित्र, ठीक है। अब दोनों को मैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझाता हूँ। उच्च कोण तिर्यक फोटो चित्र, इसमें विवरणों के पार्श्व दृश्यों के साथ साथ क्षैतिज भी दिखाया जाता है। इसमें भाई साहब जो फोटो है, जो वस्तु है, उसका पार्श्व भाग तो दिखाया ही जाता है, साथ साथ में उसका क्षैतिज भाग भी दिखाया जाता है। जबकि जो अल्प कोण तिर्यक फोटो चित्र होता है, इसमें तिर्यक फोटो चित्रों में जो क्षैतिज होता है ना, उसको नहीं दिखाया जाता। यहाँ दो बातें हैं, दोनों आपको अच्छे से क्लियर करनी है। उच्च कोण तिर्यक फोटो चित्र में पार्श्व के साथ साथ क्षैतिज को भी दिखाया जाता है, जबकि अल्प कोण तिर्यक फोटो चित्र में
क्षैतिज नहीं दिखाया जाता। दोनों में केवल एक अंतर, अल्प कोण तिर्यक फोटो चित्र में क्षैतिज नहीं दिखाया जाता, जबकि उच्च कोण तिर्यक फोटो चित्र में क्षैतिज दिखाया जाता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं वर्टिकल फोटोग्राफ्स, जिसको हम ऊर्ध्वाधर फोटो चित्र कहते हैं। क्षैतिज उड़ान, बढ़ते हुए वायुयान में कैमरे को लंबवत नीचे की ओर झुकाकर लिए गए वायु फोटो चित्र को ऊर्ध्वाधर कहते हैं। देखो यहाँ पर आप समझोगे ना तो सारा खेल केवल शब्दों का है। तिर्यक, तिर्यक का मतलब होता है तिरछा। अब जब हम तिर्यक फोटो चित्र या तिर्यक फोटो कैप्चर करते हैं या तिर्यक फोटो चित्र खींचते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें जो कैमरा होता है ना वो तिरछा कर दिया जाता है। जब कैमरा तिरछा कर दिया जाएगा और या फिर एक निश्चित तिरछे एंगल पर निश्चित कर दिया जाएगा या फिर उसको नति कर दिया जाएगा, कैमरे को नीचे की ओर धरातल की ओर झुका दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा, फोटो कैप्चर होगी तो फोटो का केवल एक भाग ही दिखाई देगा। आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पर भी कर सकते हैं, जो मैंने अब भी आपको समझाया था, ऊर्ध्वाधर और तिर्यक। देखो मैं फिर से समझा देता हूँ। ये हमारा वायुयान है, इसमें कैमरा है, ठीक है, ये हमारा धरातल है। अब यहाँ पर टोटल 3 कंडीशन बनती हैं। कितनी? टोटल 3 कंडीशन। पहली कंडीशन, या तो कैमरे को हम बिल्कुल नीचे की ओर कर सकते हैं, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर नीचे की ओर कर सकते हैं। जब हम कैमरे को बिल्कुल 90 डिग्री एंगल नीचे की ओर करेंगे ना तो यहाँ पर जो फोटो कैप्चर होंगी वो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर होंगी। दूसरी कंडीशन है कि हमने कैमरे को थोड़ा सा नति कर दिया, हमने कैमरे को थोड़ा सा झुका दिया, या फिर हमने कैमरे को थोड़ा सा इस साइड में झुका दिया। भाई दोनों साइड झुक सकता है ना कैमरा, जरूरी थोड़ी ना एक साइड झुके, ठीक है। अब यहाँ पर एक वस्तु है, यहाँ पर एक वस्तु है, ठीक है। जब हम तिर्यक फोटो कैप्चर करेंगे तो हमें वस्तु का जो ये वाला भाग है ना वो ही बहुत ज़्यादा स्पष्ट तरीके से दिखाई देगा, जबकि ये वाला भाग हमें बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो तिर्यक फोटो चित्र होता है, उसमें किसी भी वस्तु का, इसमें किसी भी वस्तु का या ऑब्जेक्ट का केवल पार्श्व भाग है ना वो बहुत क्लियर तरीके से दिखाई देता है, जबकि एक पार्श्व भाग हमें बिल्कुल भी क्लियर तरीके से नहीं दिखाई देता। आप खुद देख सकते हैं, ये वाला भाग आपको नहीं दिखाई देगा, जबकि ये वाला भाग भी आपको नहीं दिखाई देगा, जबकि ये वाला भाग आपको बहुत क्लियरली तरीके से दिखाई देगा। जब इस तरीके से फोटो कैप्चर करते हैं, जब वायुयान में जो कैमरा लगा हुआ है उसको बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर नीचे की ओर झुका देते हैं, ठीक है। और उस स्थिति में जब हम फोटो कैप्चर करते हैं तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर फोटो चित्र, ठीक है। तिर्यक फोटो चित्र की सहायता से वृक्षों के नीचे रखी वस्तुओं को भी पहचाना जा सकता है। अरे भाई साहब ये कोई पेड़ है, ठीक है, ये कोई पेड़ है। अब इस पेड़ के नीचे यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है। मैं पेड़ थोड़ा सा छोटा बनाता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक पेड़ बना दिया, मान लो ये एक पेड़ है और इस पेड़ के नीचे यहाँ पर आप खड़े हुए हो। फोटो कैप्चर करने की 3 कंडीशन, या तो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर, या बिल्कुल इस तरीके से, या बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। और एक पेड़ भाई साहब यहाँ पर भी है, ठीक है। इसी तरीके से एक पेड़ यहाँ पर भी है और एक पेड़ यहाँ पर भी है, ठीक है। अब आप खुद देख सकते हो, पेड़ के नीचे रखी हुई किसी वस्तु का यदि आप फोटो कैप्चर करना चाहते हो तो तिर्यक फोटो चित्र ज़्यादा बेस्ट रहेगा या फिर ऊर्ध्वाधर फोटो चित्र मेथड ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आप खुद अनुमान लगा सकते हो। तिर्यक फोटो चित्र के माध्यम से हम किसी पेड़ के नीचे रखी हुई वस्तु का बिल्कुल आसानी से फोटो चित्र ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम ले सकते हैं बिल्कुल आसानी से, लेकिन 90 डिग्री के एंगल से या ऊर्ध्वाधर तरीके से यदि हम फोटो कैप्चर करते हैं तो हम चाहे कितना भी दिमाग क्यों ना लगा लें, किसी पेड़ के नीचे रखी हुई वस्तु का हम किसी भी हाल में इस फर्स्ट फोटो चित्र नहीं कैप्चर कर सकते। भाई यहाँ पर रखी हुई वस्तु का आप ऊपर से फोटो खींचोगे तो क्या आप फोटो खींच सकते हो? नहीं खींचोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पेड़ का भाग आ गया, ठीक है। समझ में आ गई ये बात।
ऊर्ध्वाधर फोटो चित्र में सूचना क्षेत्र स्पष्ट दिखलाई देता है तथा दिशा व दूरी दोनों करीब करीब शुद्ध होती हैं। जो ऊर्ध्वाधर फोटो चित्र होता है ना, उसमें जो चीजें होती हैं वो बिल्कुल क्लियर तरीके से दिखाई देती हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। आपने एक रूल पढ़ा होगा 10th क्लास तक, ठीक है, बैटरी के फोकस का। आप अपना फ़ोन लो, ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप अपना फ़ोन लो और आप अपने रूम में बिल्कुल डिम लाइट कर लो, लाइट बिल्कुल बंद कर लो, ठीक है, बिल्कुल अंधेरा कर लो, बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल भी उजाला नहीं होना चाहिए। हमें कुछ वैसे सीन नहीं करना है, हमें प्यार मोहब्बत के सपने नहीं लेने। अभी दिल थामो, मैं आपको कुछ और भी बताने वाला हूँ। कुछ लोग तो सपनों में खो गए अब भी कि डिम लाइट हो गई। भाई रुको रुको रुको, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करो। हमें अभी दूसरा काम करना है, हमें डिम लाइट में उस लेवल पर नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भाई, देखो, एक तो मैं ये वस्तु रखी हुई है, ठीक है, एक तो मैं इसकी बीच में रख लेता हूँ यार, यहाँ पर ये वस्तु रखी हुई है, इसकी एक तो मैं यहाँ से फोटो कैप्चर करूँ, तो यहाँ से जब फोटो कैप्चर करूँगा ना, तो ये जो फोटो है ना वो इस साइड से ऐसे लंबी दिखाई देगी। आप अपनी खुद की फोटो खींच सकते हो, आप बहुत लंबे दिखोगे। चाहे आप इस साइड से फोटो खींचो तो भी आप बहुत लंबे दिखाई दोगे। और जब आप यहाँ से फोटो खींचोगे ना, तो भाई साहब ये वाला एरिया ना बिल्कुल जितना है उतना ही आपको दिखाई देगा, ठीक है। आप फोटो खींचो खुद, अभी कैमरा ऑन करो, डिम लाइट करो और एक तो फोन को तिरछा करके फोटो खींचो और एक फोन को बिल्कुल लंबवत करके फोटो खींचो। जो लंबवत करके फोटो खींचोगे ना, उसमें फोटो रियल में जितनी साइज की है ना, लगभग उतनी साइज की आएगी, ठीक है। तो जब फोटो ऊर्ध्वाधर फोटो चित्र के माध्यम से या ऊर्ध्वाधर आधार पर कैप्चर की जाती है ना, तो फोटो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से दिखाई देती है। दिशा और दूरी भी बिल्कुल लगभग बराबर होती हैं। अरे भाई, यहाँ पर आप बैठे हो, यहाँ से मैं फोटो खींच रहा हूँ, तो ये जितनी दूरी है ना, रियल में उतनी दूरी दिखाई देगी। यदि आप यहाँ से फोटो खींचोगे ना, तो ये वाला भाग थोड़ा लंबा दिखाई देगा, ये वाला भाग छोटा दिखाई देगा, ये वाला दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और दूरी भी आपको बढ़ी हुई दिखाई देगी। जब आप तिरछा करके फोटो लोगे ना, तो आपको दूरी लंबी बढ़ी हुई दिखाई देगी। ऐसा लगेगा कि बहुत लंबी दूरी से मैं फोटो खींच रहा हूँ। आप अभी मैंने एग्जांपल बताया, अभी रूम की डिम लाइट करो, लाइटों को बंद करो, फिर फोटो खींच के देख लो, बिल्कुल मैं जो बता रहा हूँ वो का वो होगा। नहीं हो तो फिर भाई उसमें मेरी कोई गलती नहीं, इस किताब की कोई गलती नहीं, फ़ोन की गलती है। फ़ोन बदलो या तोड़ो फोड़ो, जो भी करो, ठीक है। बाकी 100% आपको फोटो उसी वे में दिखाई देगी, ठीक है। ट्रिमेट्रोगन फोटो चित्र, इसमें कुल 3 कैमरे लगे होते हैं। जो ट्रिमेट्रोगन फोटो चित्र होता है, ये तीसरा प्रकार है फोटो चित्र का, जिसमें टोटल 3 कैमरे लगे होते हैं जो एक साथ काम करते हैं। ट्रिमेट्रोगन फोटो चित्र में टोटल 3 कैमरे, और तीनों के तीनों कैमरे एक साथ काम करते हैं। इसमें मध्यवर्ती कैमरा धरातल के ऊर्ध्वाधर फोटो चित्र खींचता है, और दोनों साइड में लगे हुए कैमरे ना, वो क्षैतिज बाएं साइड, क्षैतिज दाएं साइड तरीके से फोटो कैप्चर करते हैं। अरे भाई, आपका ये एक वायुयान है, इसमें मैं 3 कैमरे सेट कर दूं। 3 कैमरे कहाँ कहाँ हो सकते हैं? एक कैमरा बिल्कुल सेंटर में हो सकता है, ठीक है, एक कैमरा बिल्कुल सेंटर में हो सकता है। मैंने यहाँ पर सेंटर में एक कैमरा लगा दिया। एक कैमरा यहाँ हो सकता है, एक कैमरा यहाँ हो सकता है। ये जो 2 कैमरे ना, वो क्या करेंगे? तिर्यक फोटो कैप्चर करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और जो बीच वाला कैमरा है ना, वो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर फोटो कैप्चर करेगा। तो ध्यान से सुनो प्यारे साथियों, ट्रिमेट्रोगन के अंदर टोटल 3 कैमरे, जिसमें जो मध्यवर्ती कैमरा है वो ऊर्ध्वाधर वायु फोटो चित्र खींचेगा, और जो ये क्षैतिज बाईं साइड दाईं साइड में जो कैमरे लगे हुए हैं ना, वो क्षैतिज बाईं साइड, क्षैतिज दाईं साइड, या कह सकते हैं ये तिर्यक वायु फोटो चित्र खींचेंगे, ठीक है। यदि किसी भी वायुयान में आप 3 कैमरे यूज कर रहे हो, एक बीच में जो कैमरा है वो ऊर्ध्वाधर वायु फोटो चित्र खींचेगा, और जो दोनों साइड लगे हुए कैमरे हैं वो तिर्यक फोटो चित्र खींचेंगे, एक बाईं साइड का और एक दाईं साइड का। आ गई बात समझ में? उसके बाद आता है अभिसारी फोटो चित्र। वायुयान में 2 कैमरे प्रयोग किए जाते हैं जो एक ही क्षेत्र के 2 अलग अलग तिर्यक फोटो चित्र एक साथ खींचते हैं। अभिसारी में क्या होता है भाई साहब? अभिसारी वायुयान में 2 कैमरे प्रयोग किए जाते हैं जो एक ही क्षेत्र के 2 अलग अलग तिर्यक फोटो चित्र खींचते हैं। अरे भाई साहब, ये वायुयान है, ठीक है, ये आपका वायुयान है,
इसमें मैंने एक कैमरा तो यहाँ पर सेट कर दिया, एक कैमरा यहाँ पर सेट कर दिया। अब ये दोनों कैमरा एक इस साइड से भी फ़ोटो खींच सकते हैं, ये इस साइड से भी खींच सकता है, ये कैमरा इस साइड से भी खींच सकता है और ये कैमरा इस साइड से भी खींच सकता है। जब फ़ोटो इस एरिया की खींचती है, ठीक है, जब फ़ोटो हम इस एरिया की खींचते हैं और दोनों कैमरा, पहला कैमरा इस दिशा में काम करता है, दूसरा कैमरा इस दिशा में काम करता है, और इस सिचुएशन में जब इस एरिया की फ़ोटो खींची जाती है ना, तो उसको हम बोलते हैं अभिसारी फोटो चित्र। अभिसारी फोटो चित्र में दोनों के दोनों कैमरा एक साथ फोटो खींच रहे हैं और दोनों के दोनों तिर्यक आधार पर फोटो खींच रहे हैं। दोनों के दोनों कैमरा वो एक ही एरिया की फ़ोटो खींच रहे हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। ये कैमरा इस एरिया की, ये कैमरा इस एरिया की। आ गई बात समझ में। अब हम बात करते हैं त्रिविम आलेखन यंत्र। फोटोग्रामितीय में स्टीरियोस्कोपी प्रतिबिंब देखने एवं समोच्च रेखाएं बनाने के लिए सामान्य तथा परिशुद्ध व जटिल दोनों प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, त्रिविम आलेखन यंत्र क्या है? त्रिविम आलेखन यंत्र फोटोग्रामितीय में स्टीरियोस्कोपी प्रतिबिंब देखने एवं समोच्च रेखाएं बनाने के लिए सामान्य तथा परिशुद्ध व जटिल दोनों प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर ये बात आपको याद करने की है, यहाँ पर कुछ समझने का नहीं है, इसको आप रट लेना प्यारे साथियों। ठीक है, तो इस तरीके से ये था फोटो चित्र का टॉपिक जो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये था वायु फोटो चित्र। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जो कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। 2 घंटे की क्लास हो गई। कल की जो क्लास है वो और भी लंबी होगी, तो इसलिए सतर्क सावधान ज़बरदस्त तरीके से लग जाओ अब। और आज मैं टाइम शेड्यूल जारी कर दूंगा कि अब नेक्स्ट टेस्ट कब होगा। ज़बरदस्त तरीके से लग जाओ वरना कुछ नहीं रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।